तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भले अपमान कर दिया हो। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जात में शामिल कराए हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएएस में कोई स्थान नहीं दिया। एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आपका तो असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। मैं मानवर कांशी राम जी के स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। अब बात केवल 85 तक नहीं पहुंची है। महिलाओं को शामिल करने के बाद अब बात 97 बनाम 30% हो गई है। अब तो महिलाओं की भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। वो किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो, इनके धर्म में सभी महिलाओं को अपमानित किया गया है। तो ये अपमानित होने वालों को भी हम अपनी जमात की लड़ाई के साथ इनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, साथ हमने तो केवल बात किया ना कि भाई संशोधित कर लो, और नहीं तो सरकार से कहा इसको प्रतिबंधित कर दो। तो रातों रात गीता प्रेस वाले संशोधित क्या किए कि ताड़ना का मत शिक्षा। अरे चोर कितना भी चोरी करे तो उनको तो छोड़ ही जाता है। गीता प्रेस वाले, पहली बात तो वो अधिकृत नहीं है। किसी की लिखी किताब को प्रिंटिंग प्रेस अर्थ नहीं बदल सकता, वो अधिकृत नहीं है। दूसरी चीज, एक मिनट में मान लिया सच है तो गधे, खच्चर, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी को कौन सी स्कूल में पढ़ाने का काम करोगे? कहां शिक्षा दोगे? कौन सी किताब बकरी को पढ़ाओगे? कौन सी किताब भैंस को पढ़ाओगे? कौन सी शिक्षा दोगे ऊंट को? कौन सी शिक्षा दोगे सुअर को? कौन सी शिक्षा दोगे कुत्ते को? कौन शिक्षा दोगे बिल्ली को? इसलिए अपनी तरह क्या सबको मूर्ख समझते हो क्या? सभी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं। कोई पीएचडी है, कोई डीलिट है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, और कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई साइंटिस्ट है। क्या इतना मूर्ख समझ लिया कि आप जो लिख दोगे वो मान लिया जाएगा? और वहीं पर उसी में जहां आपने ताड़ना का अर्थ बदला, वहीं दूसरी लाइन में ताड़ना का अर्थ अभी भी मारना पीटना। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र कहां शब संता। तो यहां ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना। तो एक जगह बदलने से तो आपकी चोरी पकड़ ली गई। अगर सब बदल दिए होते तो हो सकता है धोखे में एक बार आपकी बात को लोग सच मान लेते। इसलिए आज यह है, लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन भारतीय संविधान रहते धर्म की यान में अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर तुम नीच नहीं कह पाओगे, अधम नहीं कह पाओगे, प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भले अपमान कर दिया हो। विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी तुमने पग पर उनके जाति अपमान कर दिए हो। लेकिन आज पूरा देश जग गया है। अब
पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, इतना तक तो गनीमत है भाई, तुम अपने को पुजवाते, किसको क्या आपत्ति, आप पुजवा लेते, किसी कोई आपत्ति नहीं थी। सकल गुणहीना, कहीं कहीं है शील गुणहीना, यानी शील गुण दोनों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कुछ भी हो, इनकी भाषा में अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो, इस पर भी हमको एतराज नहीं था। लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, कितना भी गुणी हो, कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। यह अन्याय भारतीय संविधान के रहते नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए 2014 में हर जगह हम मंचों से कहे थे कि फला पार्टी ने हमको नीच कह दिया क्योंकि हम पिछड़ी जात में पैदा हुए हैं। 2014 पार्लियामेंट चुनाव के पहले आपने खूब रोना रोया था कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, इसलिए फला पार्टी के नेता ने हमको नीच कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, केवल वोट लेने के लिए आप पिछड़े हैं या काम करने के लिए भी पिछड़े हैं? वोट लेने के लिए तो पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन जब लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनते हैं तो उन 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं है। हम कैसे मान रहे आप पिछड़ी जात के हैं? इसका मतलब है आप पैदाइशी पिछड़े नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जात में शामिल कराए हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएएस में कोई स्थान नहीं दिया, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आपका तो असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा। यही नहीं, आप अगर पिछड़े होते तो आरक्षण पर हमला नहीं होता। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण ये लगभग 49% है। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी नौकरियों में जो लोक सेवा आयोग को सरकार का ज्ञापन गया, तीनों के आरक्षण का हिस्सा कहीं 11%, कहीं 17%, जबकि होना चाहिए 49%, लेकिन आ रहा है कहीं 17%, कहीं 11%। यह क्या है? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। और माननीय मोदी जी, आप तो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पिछड़ों का रोना रोते हैं, लेकिन वोट के लिए तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी बन जाएंगे, दलितों के बीच में दलित बन जाएंगे, पिछड़ों के बीच में पिछड़े बन जाएंगे, लेकिन हिस्सेदारी में जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आदिवासी भी नदारद, दलित भी नदारद, पिछड़ा भी नदारद। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मानवर कांशी राम जी के स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने ज्योतिबा फुले जी को नहीं देखा, हमने पेरियार रामास्वामी नायकर नारायण नायडू को नहीं देखा, हमने सावित्रीबाई फुले जी को नहीं देखा, हमने छत्रपति
साहू जी महाराज को नहीं देखा, लेकिन मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और शुरुआती दौर से सामाजिक परिवर्तन का जब आंदोलन चला तो मैं मानवर कांशीराम की पहली बैठक में इलाहाबाद में जब 7 लोगों की बैठक हुई थी तो उसमें मैं भी शामिल था। इसलिए अब आप इतना नादान भर समझ लेना कि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझते, बहुत समझते हैं। इसीलिए आपके पाप का पर्दा, आप जो पाप करते हो उससे हम पर्दा उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर जो नीच अधम होने का सर्टिफिकेट देते हो, आदिवासी दलित पिछड़ा कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों न हो जाए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर क्यों न हो जाए, वाइस चांसलर क्यों न हो जाए, आईएएस आईपीएस क्यों न हो जाए, वैज्ञानिक डॉक्टर क्यों न हो जाए, लेकिन उसका सम्मान आप नहीं करोगे क्योंकि वो आपके वर्ण के मुताबिक ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुआ। और यही तो कारण है कि दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनी ही भारत भूमि पर कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें इस बात की खुशी है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी से चर्चा शुरू हुआ और आज 22 फरवरी है, आज तक लगातार वो चर्चा जारी है। 22 फरवरी से चर्चा जारी हुआ। हम उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और बिहार के माननीय मंत्री जी का टेन्योर नहीं जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ लिया जाए तो ये दिनों की संख्या और बढ़ जाएगी। हमने तो केवल जो मैंने आवाज उठाई 22 जनवरी को, वो आज तक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना। गांव के चट्टी चौराहे चाय की दुकान से लेकर सचिवालय और विश्वविद्यालय तक आज विचार विमर्श हो रहा है। ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है, ये लोकतंत्र है। माननीय मोदी जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कत्लेआम कर, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार की काली करतूतें आज जग जाहिर हो रही हैं, उससे मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। क्योंकि जब चुने हुए लोग, जब संविधान की कसम खाने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर के, मुख्यमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान विरोधी कसम कैसे खा सकते हैं? हमारा देश सभी धर्मों का है, सभी पंथों का है। भारतीय संविधान सभी धर्म और पंथ को बराबर सम्मान देता है। यह जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है, उतना ही जैनियों का भी है। यह देश सबका, सबके बाप दादा पुरखों का इस देश की आजादी में खून बहा है।
कि हमारा देश आजाद होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा, हम संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक होंगे, हम खुशहाली के दौर से गुजरेंगे, समता का भाव होगा और एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर के सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज हाथ मिला के चलने की बात तो दूर, वो तो संविधान से खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। सरकार ने तो अपना चरित्र बदल दिया। लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लेकिन इन चुनी हुई सरकार जो वर्तमान में है, इस चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता से नहीं है, बल्कि उंगलियों पर गिने जाने वाले एक दो उद्योगपतियों के हाथ, एक दो उद्योगपतियों के प्रति। आज पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही। गायब भी क्यों न हो, सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया, यहां तक कि बैंक भी इन पर मेहरबान है। अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पाई, आंख दिखा करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी।